एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग के लिए व्यंजक। किसके लिए व्यंजक? अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें हम ये मानेंगे कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसकी लंबाई L है और जिसके सिरों पर हम V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं, यानी उसको किसी बैटरी से जोड़ दिए और इसके सिरों के बीच यानी इसके किनारों के बीच कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है? V पोटेंशियल डिफरेंस है। ये करंट आई वहाँ से फ्लो हो रही है और ये फोटो हम लोग कल भी बनाए थे। इसके अंदर जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन होगी इधर, लेकिन जो इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो, अब सीधी सी बात है, करंट इधर चल रही है तो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने की डायरेक्शन अपोजिट होती है। सुन रहा है? मैं आपको कई बार बताया हूँ ना कि करंट जिधर फ्लो हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं, जिस एवरेज वेलोसिटी से वो फ्लो होते हैं उसको अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है वीडी। तो अब हमको उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए वो एक्सप्रेशन पता करना है। तो आप देखेंगे कि ये ई जो है वो फील्ड है और ये कंडक्टर की लेंथ कितनी है? एल है और पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना दिया हुआ है? वी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? वी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो दोनों में रिलेशन क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन होता है E इज इक्वल्स टू वी बाई एल। E इज इक्वल्स टू वी बाई एल, ये वाला हम लोग और इस्तेमाल किए हैं पिछले वाले चैप्टर में। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब देखेंगे E इज इक्वल्स टू वी बाई एल हो गया। अब आपको क्या करना है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरफ चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के, मतलब उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो वो हमेशा किसकी तरफ जाएंगे? जिधर प्लस उधर ही तरफ खिंचाएंगे, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, है ना। तो जिस फोर्स के प्रभाव में वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उस फोर्स को अब मैं लिखूंगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स, इस फोर्स के प्रभाव में वो चल रहे हैं। तो आपको पता होगा फोर्स क्या होता है? F इक्वल क्यू ई, पता है आपको? तो हम यहाँ पे लिखेंगे F इक्वल क्यू ई, नहीं ई लिखेंगे, क्योंकि क्यू क्या है? चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ई लिखते हैं और माइनस साइन लगा के लिखेंगे। अब वो माइनस साइन क्यों बताऊं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के गति की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, इस दिशा में। समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हो रहे हैं? अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है ना वो इधर लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है। तो इसलिए क्योंकि F और E की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस साइन, और Q के जगह पे आपको E दिख रहा है। और ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सबसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, जहां हम इंटेंसिटी को डिफाइन किए थे कि यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, याद है? तो वहीं से F की वैल्यू निकाले थे क्यू ई, तो उसको यहाँ पे हम लोग ई लिखे हैं, बिकॉज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब सुनिए, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लग रहा है, उन इलेक्ट्रॉनों पर क्या लग रहा है? तो फोर्स लग रहा है मतलब कि जरूर उनमें एक्सेलरेशन भी होगा, तभी फोर्स लग रहा है। तो एक्सेलरेशन लिखेंगे अब हम, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ए एक्सेलरेशन बोलेंगे, और वो जो एक्सेलरेशन होगा उसका फॉर्मूला होता है एफ बाई एम, क्योंकि आप पढ़े होगे एफ इक्वल एम ए, कई बार पढ़े होगे आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। हाँ, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मास को नीचे लाना पड़ेगा, तो ए इक्वल एफ बाई एम हो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो एफ की वैल्यू आप रखो यहाँ से, ई यहाँ रखो, तो ए की वैल्यू होगी
माइनस ई बाई एम। समझ में आया कि नहीं बताओ? इसको 3 नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक कहीं डाउट है तो पूछो। सबसे पहले आप देखो ई का वैल्यू लिखना है वी बाई एल, फिर हम बोलेंगे कि भाई ई का डायरेक्शन इधर है और उन इलेक्ट्रॉनों पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन उधर है, तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग एफ इक्वल क्यू ई से लाए, एफ इक्वल ई ई। माइनस साइन क्यों लगाया बताओ? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के मोशन की जो डायरेक्शन है वो उस तरफ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर जो फोर्स लग रहा है वो उस तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर से इधर है। और ये बात हम लोग कई बार बोल चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा या करंट की दिशा के अपोजिट होती है। समझ में आ रहा है? तो ये बात हो गई। फिर हम लोग एक्सेलरेशन के लिए लिखे, काम किए वहाँ पे, तो एफ बाई एम लिखे, एफ की वैल्यू रख दिए माइनस ई ई। अब इसको क्वेश्चन नंबर 3 दे करके रोक लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनो मेरी बात सब ध्यान से, ये तो बहुत सरल चीज़ था। अब हम एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं, और वो क्या है? सुनो, मैं आपको बताया था कि जब हम ये फील्ड अप्लाई नहीं किए होते, यानी कि जब उसको बैटरी से जोड़े नहीं होते, उस पर किसी भी प्रकार का करंट फ्लो जब नहीं हो रहा होता, उस समय कंडक्टर के अंदर की हालत कैसी होती है? तो मैं आपको बताया था कि उस समय इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, यानी कि बिना किसी नियम से वो इधर उधर जस्ट घूमते रहते हैं और घूमते घूमते टकराते रहते हैं। समझ में आ रहा है? तब उनके पास जो स्पीड होती है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल स्पीड, तापीय वेग। क्या बोलते हैं उसको अपन? तापीय वेग यानी थर्मल स्पीड। यानी कि जब आप उसमें कोई फील्ड अप्लाई नहीं किए हो, जब वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उससे टकरा रहा है, कोई उससे टकरा रहा है, तो ओवरऑल उस समय जो नेट वेलोसिटी है वो कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है? तो नेट थर्मल स्पीड वो 0 होती है। नेट थर्मल स्पीड या नेट थर्मल वेलोसिटी आप बोलो, वो 0 होती है। 0 होती है का मतलब मान लो यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो पहले वाले की थर्मल वेलोसिटी मान लो u1, दूसरे वाले की मान लो u2, तीसरे वाले की मान लो u3, ऐसे करते करते nवें नंबर के इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी मान लो un, और वो नेट बोल रहा हूँ यानी कि ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी बोल रहा हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सबको जोड़ करके n से डिवाइड करना पड़ता है। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं कि यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सभी लोग की वेलोसिटी लिखिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n। तो n से क्या करो, आप डिवाइड करो। तो ये आपने निकाला एवरेज थर्मल स्पीड या एवरेज थर्मल वेलोसिटी कह दो, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो। और ये कितनी होती है? 0 होती है। 0 होती है बिकॉज उन लोग तो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं ना, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। कुल मिलाकर उन लोग कहीं नहीं पहुंचते। कहीं पहुंचेंगे भी क्यों? क्योंकि अभी उस पर आप कोई फील्ड अप्लाई किए ही नहीं हो, तो उनकी उनको पता ही नहीं कि मेरे को कहाँ जाना है, उनके पास कुछ डायरेक्शन ही नहीं है। उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन कब मिलेगी? जब आप उनको बैटरी या सेल से जोड़ोगे, जब उसमें फील्ड अप्लाई करोगे, तब उनके दिमाग ठिकाने आएंगे, तब उनको पता चलेगा यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मैं माइनस हूँ, तो मुझे प्लस की ओर जाना है, मुझे इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो होना है। तब उन सभी इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगी फ्लो होने के लिए। और ये अप्लाई करने से पहले वो रैंडम मोशन करेंगे, उनकी कोई उनका ठिकाना नहीं है, कोई उनकी दिशा नहीं है, बस टकराते रहेंगे एक दूसरे से। तो जब सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, सब ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तो उन लोग कहीं पहुंचेंगे भी नहीं, है ना? तो उनको ना कहीं पहुंचना है। उस समय जो नेट एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो कितनी होगी? 0 होगी। पक्का? अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, अब कर देंगे अप्लाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उन पर एक फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा तो अब वो उनके होश ठिकाने आएंगे, अब वो चलना चालू करेंगे, और ऐसे अब रैंडम मोशन नहीं करेंगे। अब उनके पास क्या होगी? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। अगर वो रैंडम मोशन कर भी रहे हैं तो वो धीरे धीरे अपनी डायरेक्शन पकड़ेंगे। समझ में? यानी कि अब उनमें थर्मल स्पीड के साथ साथ एक ऐसी वेलोसिटी भी होगी जो उनको करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगी, जो उनको एक डायरेक्शन प्रदान करेगी। और उनमें तब उनमें फोर्स भी आएगा। ये फोर्स, ये एक्सेलरेशन, इन सब का कंसेप्ट, इन सब का अस्तित्व ये बैटरी से फिट करने के बाद ही होगा। जब ये नहीं लगाया तो इसका और इसका कोई रोल नहीं। क्यों फोर्स का अनुभव करेंगे जब तक तुम उनको पोटेंशियल डिफरेंस दिए ही नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस किसकी मदद से देते हैं? ये बैटरी की मदद से दोगे। बैटरी की मदद से आप पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, तब उन लोग फोर्स का अनुभव करेंगे।
तब आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। बैटरी की मदद से हम क्या देते हैं, उनके दोनों किनारों के बीच ना पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तब उन लोग एक्सेलरेट होते हैं। एक्सेलरेट होते हैं मतलब अपनी स्पीड पकड़ते हैं, फोर्स लगता है उन पर, तब आगे बढ़ते हैं। ये फोर्स और एक्सेलरेशन का मतलब तब है जब आप उनको बैटरी से जोड़े हो, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हो। बात समझ में आ रहा है, बढ़िया समझ में, बहुत ईजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि जब आप उनको पोटेंशियल डिफरेंस देते हो और जब आप आगे बढ़ रहे हैं, जब उनमें एक्सेलरेशन है, तब उनकी ऑब्वियस सी बात है सर, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पहले उनकी वेलोसिटी कैसी थी, थर्मल, पहले उनके पास थर्मल वेलोसिटी बस थी, जो कि रैंडम मोशन कर रहे थे हम लोग, लेकिन अब उनको बैटरीज जोड़ दी हैं, अब उनकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब वेलोसिटी चेंज होके मान लो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो गई v1, कितनी हो गई, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है आप मेरे को बताइए, v इज टू यू प्लस ए टी होता है। आप कई हजार बार पढ़े इसको, कक्षा 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं 10वीं 11वीं से पढ़ते आ रहे हैं। v इज टू यू प्लस, इसको अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लगाऊं तो क्या होगा बताओ, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लगाऊंगा तो v1 इज टू u1 प्लस a1। तो यहाँ पे वो जो t है ना, उसको मैं लिख रहा हूँ टाउ, क्या लिख रहा हूँ, तो टाउ क्या है सर, तो टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, यानी या फिर आप बोलिए इसको टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। और ये एक्सेलरेशन सबके लिए सेम होगा, ये मैं इसको t1 लिख देता हूँ, सॉरी टाउ1 लिख देता हूँ, और ये ऐसे लगा देता हूँ, ये ऐसा। एक्सेलरेशन सबके लिए सेम क्यों होगा, क्योंकि सबको हम सब, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो आप अप्लाई किए हो वो इनके दोनों किनारों के बीच अप्लाई किए हो, तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक जैसा फोर्स लगेगा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन सबका सेम होगा। हाँ, मगर अब देखो यहाँ पे ऐसे आप दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ टू। टाउ को क्या बोलते हैं अपन, रिलैक्सेशन टाइम या टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ध्यान से सुनो, किसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, आप उनको उनको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है जो कि करंट का अपोजिट डायरेक्शन है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो मैं आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनका रोड खाली नहीं है, खाली रोड में वो गाड़ी नहीं दौड़ा सकते, उनके रास्ते में बहुत सारे एटम्स आते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस आते हैं। बोलो पॉजिटिव आयन क्यों, क्योंकि उनके भी तो इलेक्ट्रॉन निकल के आगे बढ़े हैं ना, समझ में आ रहा है। तो जब उनके रास्ते में पॉजिटिव आयंस आते हैं तो उनसे वो टकराते हैं, टकराने के बाद अपनी एनर्जी खो देते हैं, फिर एनर्जी बैटरी से गेन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कहीं टकराते हैं, ये क्रम चलते रहता है। अभी टकराया, थोड़ी देर बाद फिर टकराया, तो इसमें जितना समय लगा ना वही है आपका टाउ1, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को बोलते हैं टाउ1 शांति काल। दो क्रमागत टक्कर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू सक्सेसिव कोलाइजन, टाइम टेकन इन टू सक्सेसिव कोलाइजन, यानी कि दो पहली टक्कर हुई, फिर कुछ देर बाद, तो कुछ देर बाद मतलब कितनी देर बाद, तो वो जितना समय लगा ना वही आपका टाउ1 है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है। समझ में आया कि नहीं, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को शांति काल कहते हैं। शांति काल यानी टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, यानी उस समय तक वो रिलैक्स होकर आगे बढ़ते रहते हैं। बात समझ में आ रही है, बहुत आसान है। तो ये वाली कहानी तब होगी जब आप उनको बैटरी से जोड़ करके उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दियो, तब की बात है। अब मेरे को एवरेज वेलोसिटी बताओ, ऐसे अच्छा ये सब चलते रहेगा, तो जब nवें नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे तो आप vn लिखोगे, un a टाउ n, क्लियर है। अब एवरेज, अब बताओ एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोलते हैं अपन, हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे आप थ्योरी पूरा लिखेंगे, क्या थ्योरी आएगा यहाँ पे, कि जब उस कंडक्टर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, जब उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा, तब उसकी वेलोसिटी जो है, सबकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और चेंज होगी इतनी 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 हो जाएगी। कठिन लग रहा है कि सरल लग रहा है ये टॉपिक, मीडियम लग रहा है, बहुत आसान है। आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना है, फिर इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला लिखना है, फिर आपको उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख के एफ की वैल्यू रख देनी है। आप ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में स्टेप कर, ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ऐसे याद करोगे तो बहुत ईजी याद होगा। लो बताओ ये सब क्या है बताओ, ये सब उनकी थर्मल वेलोसिटी है। थर्मल वेलोसिटी मतलब वो जो रैंडम मोशन करते रहते हैं ना, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव वाली वेलोसिटी, मतलब जब उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड,
तब की, तो वो जीरो क्यों है बताओ भला? क्योंकि वो कुल मिलाकर घूम फिर के भी कहीं नहीं पहुंचते, वो इधर उधर टकराते रहते हैं और वहीं तैरते रहते हैं, समझो सरफेस पर घूमते रहते हैं, इसलिए नेट थर्मल स्पीड जीरो। ये कब की वेलोसिटी है? ये कब वाली वेलोसिटी है? जब उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जब उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाती है, जब वो आगे बढ़ते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में और अपने रास्ते में आने वाले एटम्स से, पॉजिटिव आयन से टकराते रहते हैं। तो टकराएंगे तो दो टकरों के बीच लगे समय को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और इसीलिए उनकी वेलोसिटी जो चेंज हो चुकी है एक्सेलरेशन के कारण, उन सभी का फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसका एवरेज निकालेंगे हम लोग, यानी कि अब हम एवरेज निकालेंगे V1 का, V2, V3, समझ में आ रहा है? इन सबों का एवरेज निकालेंगे, तो इन सबों के एवरेज को अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन ही यही है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉनों की एवरेज वेलोसिटी। जब हम उनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब उनके सिरों पर, उस कंडक्टर के सिरों पर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में, इन इन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में, उसके इफेक्ट में जब आगे बढ़ते हैं, तो उनकी स्पीड बार बार कम होती रहती है, क्योंकि वो अपने रास्ते में आने वाले पॉजिटिव आयन से टकराते रहते हैं। स्पीड कम होती है फिर बढ़ती है। बढ़ती क्यों है? एनर्जी लेते हैं बैटरी से, फिर बढ़ती है, फिर स्पीड कम होती है, फिर बढ़ती है। तो जहाँ बढ़ कम रहा है वहाँ एवरेज की बात आती है। सुना है? किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड कुछ, किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड कुछ, किसी की कब ज़्यादा कब कम, तो हम एवरेज की बात करते हैं। तो एवरेज पता करने के लिए आपको पता है, सबको जोड़ के उनकी संख्या से डिवाइड कर दो, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनसे डिवाइड करो। अब वैल्यू रखो आप, Vd, V1 की वैल्यू कितनी है? ये देखो, U1 प्लस a τ1, समझ में आया कि नहीं? प्लस V2 की वैल्यू कितनी है? U2 प्लस a τ2, U3 की वैल्यू कितनी है? तो ऐसे चलते चलते ये अब पहुंच जाएगा UN प्लस a τn अपॉन n। डाउट है क्या? अब सुनो, अब ना आप पहला 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 सबको इकट्ठा करते जाओ और दूसरा 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 टर्म को इकट्ठा करते जाओ, तो देखो क्या मिलता है आपको, बताओ मेरे को। हाँ बिट्टू, क्या चीज? हाँ, ए सबका सेम। देखो सब इलेक्ट्रॉन एक ही कंडक्टर में है, उनके सिरों पर हम बैटरी एक ही है, तो जो बैटरी के द्वारा जो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये ई सब इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम है। सब इलेक्ट्रॉनों पर सेम फोर्स लग रहा है, इसलिए सब इलेक्ट्रॉनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। फिर भी वेलोसिटी अलग अलग क्यों होगी? क्योंकि उनकी थर्मल स्पीड अलग अलग थी, सबका टाइम रिलैक्सेशन अलग अलग है। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मैं हो सकता है कुछ दूर जाकर के दूसरे पॉजिटिव आयन से टकरा रहा हूँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है हो सकता है वो थोड़ी दूर जाके ही टकरा जाए, मेरा टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जो है ज़्यादा है तो दूसरे वाले का कम है। बात समझ आ रही? तो ये है, तो ऐसा है। तो चलिए अब सुनिए ना, हाँ तो मैं पहला पहला वाले को इकट्ठा करो ना आप, यानी कि पहला पहला मतलब U1 प्लस U2 प्लस U3, समझ में आ रहा है? और ये कब तक जाएगा? UN तक जाएगा। और जो सबके अपॉन में आपने n लिखा है ना उसको भी बांट दो, यानी इसके अपॉन में n अलग से लगा लो और प्लस करके अपने को जो जो बच गया, तो कौन कौन बच गया? दूसरा 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 वाला बच गया, a τ1 a τ2 प्लस प्लस a τn, तो जो सब में से a कॉमन निकाल लो, तो a आप कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? τ1 τ2 τ3 अपॉन n। क्लियर है? और गौर से घुर के देखो एकदम कि इसकी वैल्यू 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन नंबर किसमें? 4 में। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसको वैल्यू 0 करके आप आगे बढ़िए, Vd 0 प्लस a, और ये कौन है बताऊं? ये पहले इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, दूसरे इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ऐसे करके nवें इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, और ये n से डिवाइड हुआ है, मतलब ये एवरेज टाइम रिलैक्सेशन है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बोल सकते हो आप इसको, इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ टाउ। व्हाट इज टाउ?
टाउ इज नथिंग बट एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। समझ में आया? तो ओवरऑल आपको वीडी कितना मिलेगा पुत्र बताओ? वीडी इज इक्वल्स टू मिलेगा ए टाउ। समझ में आया? ए टाउ, जीरो तो जीरो है। अब वो ए की वैल्यू आप एकदम इक्वेशन नंबर 3 से एकदम तुरंत रख दो, एकदम बिना देर किए। इक्वेशन नंबर 3 को देखो और वीडी कितना हो जाएगा बताओ? माइनस ई अपॉन एम टाउ। नहीं समझ में आया क्या? आप अभी इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में देख रहे हो क्योंकि तीर का निशान लगा है उसके ऊपर और माइनस साइन भी दिख रहा है। अगर आप इसको स्केलर फॉर्म में लिखो, अभी इसको कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्या है? बिकॉज इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है इसलिए उसका जो प्रॉपर साइन होना चाहिए वो लगा है। अगर आप इसको स्केलर फॉर्म में लिखो, वेक्टर के साइन हटा करके लिखो, ये अगर आप ये वेलोसिटी है इसलिए वेक्टर है। अगर आप इसको स्केलर फॉर्म में लिखो, स्पीड के रूप में लिखो, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, तो तीर का निशान हटा देना और उसका माइनस साइन हटा देना। तो माइनस साइन हटाने का मतलब है हम उसका केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? क्योंकि उसमें जो माइनस आया है ना वो डायरेक्शन के कारण ही आया है। तो अगर हम इसका वेक्टर का सारे वेक्टर फॉर्म में न लिख करके अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखें तो माइनस साइन हट जाएगा, यानी हम उसकी केवल वैल्यू लिख रहे हैं, चिन्ह नहीं लिख रहे हैं, केवल मान लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो ये इतना आएगा। अब सुनिए मेरी बात, अब ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख दो यहाँ। अच्छा, जो जो जहां से रख रहे हो उसको यहाँ पे लिखो। यहाँ पे क्या किया तुमने? बाय इक्वेशन 2 हमने ए की वैल्यू रखी है ना 3। वेरी गुड वेरी गुड। और ना यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? अब ई की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या मिलेगा बताइए? माइनस नहीं दीदी, ई की वैल्यू रखो वी एल एम है नीचे में पहले से। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आ गया आंसर आपका। कुछ भी कठिन नहीं था, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ कठिन नहीं है। आप स्टेप वाइज स्टेप चलो, मेरे को तो स्टेप से याद हो गया। देखो आप जब आप देखो सवाल समझना चाहिए सवाल, लेकिन बड़े सवालों को याद रखने के लिए आप स्टेप्स रटिए बस। रटना हर हाल में बुरा नहीं होता है, किन चीजों को रटा जाए और किन चीजों को समझा जाए। आपको केवल क्या करना है? स्टेप्स याद करना है कि मुझे क्या करना है। तो इसके लिए बस आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया V बाई एल, फिर आपको क्या करना है? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा स्टेप्स भी रटना नहीं पड़ता है, समझना पड़ता है। E है तो उसी के कारण F होगा, यानी कि जब आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन किसका महसूस करेंगे? फोर्स को महसूस करेंगे। अब कोई आदमी या कोई चीज फोर्स महसूस कर रही है तो वो आगे बढ़ेगी, एक्सेलरेट होगी, इसलिए एक्सेलरेशन का अस्तित्व हुआ। हर चीज अपने पिछले कारण से आई है। ई है तो एफ है, एफ है तो ए है, और एक्सेलरेशन आएगा, मैं आगे की ओर त्वरित त्वरण महसूस करूंगा, फोर्स महसूस करूंगा तो आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा तो वेलोसिटी आएगी। नहीं आएगी क्या? तो वेलोसिटी में सबसे पहले मैं यहाँ पे दो प्रकार की वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। एक तो थर्मल स्पीड, थर्मल वेलोसिटी जो केवल रैंडम मोशन के कारण आती है, और प्लस अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन और ऐड हो जाए तो वेलोसिटी हमारी चेंज हो जाएगी। समझ में आवेगी बात? इसलिए मैं बाद वाली वेलोसिटीज भी लिखा हूँ। अच्छा, वो नेट थर्मल स्पीड 0 होती है क्योंकि वो इधर उधर भागते रहते हैं, प्लस माइनस कैंसिल करके सब खत्म। ठीक है, तो फिर आप ये वाली वेलोसिटी लिखे और उसी एवरेज वेलोसिटी को अपन क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसमें आप v1 v2 v3 सबों की वैल्यू रखे। समझ में आ रहा है? सबकी क्या रखे? वैल्यू। फिर आपने क्या किया? पहले वाले को एक साथ लेकर के कॉमन निकाला और दूसरा वाले में से आपने ए कॉमन निकाला और फिर आपने इसको टाउ नाम दिया, एवरेज टाइम रिलैक्सेशन वाला है ना, एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। और उसका कुछ नहीं, अब v इक्वल आपके पास 80 लिखा है, a की वैल्यू रख दिया आपने। a की वैल्यू कौन है? माइनस ई बाई एम। इस ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसको स्केलर फॉर्म में लिखने के लिए आपने माइनस हटा दिया, वेक्टर का चिन्ह भी हटा दिया, तीर का निशान भी हटा दिया। और तो और अब आपने क्या किया? e की वैल्यू रख दिया v बाई एल यहां से जी। मेरे को तो याद हो गया ये। याद भी हो गया, बताओ। तो सरल था कि इजी था? करेक्ट। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके।